Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लास्टिक एनीमिया। व्हाट डू मीन बाय एप्लास्टिक एनीमिया? क्या कंडीशन होती है? एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं? इसमें से एक कंडीशन है एप्लास्टिक एनीमिया। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर वन बाय वन हम सभी टाइप के एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया की। तो याद रखना है आपको, जो एप्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे एप्लास्टिक, एप्लास्टिक का मतलब समझ लेना, जो ए है मीन्स एब्सेंस। ए मीन्स क्या है? एब्सेंस। ए मीन्स होता है एब्सेंस, और प्लास्टिक का मतलब है यहाँ पे बोन मैरो से, बोन मैरो से, बोन मैरो से। यानी कि एब्सेंस है बोन मैरो से, किसका फॉर्मेशन होता है? सेल का फॉर्मेशन, सेल का फॉर्मेशन। तो ऐसी सेल जो बोन मैरो के अंदर बनती हैं, उनका फॉर्मेशन क्या हो गया है? एब्सेंस हो गया है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एनीमिया। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या होगा? रेड बोन मैरो डिफेक्ट है ये। इसके अंदर जो बोन मैरो जो होती है, वो क्या बनाती है? तीन टाइप की सेल बनाती है। बोन मैरो, बोन मैरो क्या करती है? आपके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ तीनों फॉर्मेशन का तीनों सेल का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? एब्सेंस हो पाता है, यानी कि फॉर्मेशन नहीं हो पाता। नॉट फॉर्मेशन, नॉट फॉर्मेशन, यहाँ पे तीनों सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एप्लास्टिक एनीमिया। यानी कि इसके अंदर आरबीसी की क्या होगी? कमी दिखाई देगी। दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके अंदर। कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये क्या है? बोन मैरो डिफेक्ट है। किसका डिफेक्ट है ये? बोन मैरो का डिफेक्ट है। बोन मैरो डिफेक्ट, ये बोन मैरो का डिफेक्ट है ये। दूसरा पॉइंट याद रखना है, मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली, मोस्ट कॉमनली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डिसऑर्डर भी कौन सा है? यही एप्लास्टिक एनीमिया है। यानी कि मोस्ट कॉमनली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किन लोगों में ज्यादा प्रेजेंट रहता है? तो ये याद रखना है, मोर कॉमन, मोर कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन, इन ओल्ड एज पर्सन। ऐसे पर्सन जिनकी एज 80 प्लस है, उनके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया के ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए, कुछ इसके अंदर हम कॉज की बात करते हैं। तो क्या क्या मतलब? ऑटो इम्यून है तो आपको तो पता चल ही गया है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर एंटीबॉडी अपीयर हो जाती हैं बोन मैरो के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से बोन मैरो क्या नहीं कर पाती? इनफ सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको एप्लास्टिक एनीमिया बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं? कुछ ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से, उनको देने की वजह से बोन मैरो भी सप्रेस हो जाती है। क्या हो जाता है? हाँ जी, कुछ ड्रग्स होती हैं, क्या करती हैं? दैट कॉज बोन मैरो, बोन मैरो सप्रेस। कुछ ड्रग्स लेने की वजह से बोन मैरो सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाते? वो अपने अंदर ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं कर पाती। जैसे कि ड्रग्स का नाम है, आपने सुना सुना होगा नाम, क्लोराम फेनिकॉल। क्लोराम फेनिकॉल, क्लोराम फेनिकॉल कोई पर्सन एक्सेसिव यूज करता है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? उस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा? बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा। बोन मैरो क्या नहीं कर पाएगा? वो इनफ सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, इनफ सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। चलिए, दूसरा आपको क्लोराम फेनिकॉल के साथ में ही याद रखनी है ड्रग फिनिटोइन।
फिनिटोइन, फिनिटोइन ड्रग। और एक और याद रखनी है आपको, कार्बामेजापाइन, कार्बामेजिपाइन। ये कुछ ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स क्या करती हैं, बोन मैरो को सप्रेस कर देती हैं, बोन मैरो को क्या कर देती हैं, ये सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन, प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अंदर फॉर्मेशन नहीं होता, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एप्लास्टिक एनीमिया बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको हमने देखा, ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये बोन मैरो का डिफेक्ट है, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। कुछ ड्रग्स भी क्या कर देती हैं, बोन मैरो को सप्रेस कर सकती हैं, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, जैसे क्लोरामफेनिकोल पॉइजनिंग, फिनिटोइन, क्लोरामफेनिकोल ड्रग, फिनिटोइन और कार्बामेजिपाइन, कुछ ड्रग्स हैं, ये क्या कर रही है, बोन मैरो को जाके सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको इसी के अंदर याद रखना है, किस टाइप का एनीमिया है, एनीमिया किस टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं मैं इसके लिए। आपको याद रखना है इसको कि ये एनीमिया किस टाइप का है, एनीमिया किस टाइप का है, तो इसमें याद रखना, इट इज नॉर्मोसाइटिक, इट इज नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का एनीमिया है। नॉर्मोसाइटिक, देखिए यहाँ पे दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मोक्रोमिक यानी कि इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर नॉर्मोसाइटिक मतलब, साइटिक मतलब सेल, और नॉर्मो बोले तो नॉर्मल, नॉर्मल सेल, सेल क्या रहती है, नॉर्मल, मतलब यहाँ पे आरबीसी देखोगे तो आरबीसी, आरबीसी आपको कैसी देखने को मिलेगी, इसके अंदर आरबीसी के नंबर क्या हो जाते हैं, नंबर क्या रहते हैं इसके अंदर, नॉर्मल। आरबीसी के साइज देखेंगे, आरबीसी का साइज देखेंगे, आरबीसी का साइज क्या रहता है यहाँ पे, आरबीसी का साइज नॉर्मल रहता है, आरबीसी का साइज नॉर्मल रहता है, साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, साइज यहाँ पर नॉर्मल है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया क्यों बोल रहे हैं, आरबीसी के नंबर क्या हो गए, कम, आरबीसी के नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। आरबीसी का साइज तो नॉर्मल है, हमने देखा था पीछे की क्लास में, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक हम उसको बोल रहे थे जिसमें आरबीसी का जो डायमीटर था यानी साइज था उसका 7 से 8 माइक्रोमीटर का था, नॉर्मोसाइटिक था। अगर आरबीसी का साइज 7 सेंटीमीटर से कम था तो माइक्रोसाइटिक था, और 8 से ज्यादा चला गया था तो मैक्रोसाइटिक था। तो यहाँ पे आरबीसी का साइज तो क्या है, नॉर्मल है, बट आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं, क्या, आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। दूसरा नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक के अंदर हम देखते हैं, एक टेस्ट देखते हैं, एमसीएचसी, एमसीएचसी जिसकी वैल्यू क्या रहती है, एमसीएचसी की वैल्यू रहती है 32 से 36 ग्राम परसेंट, कितना, 32 से 36 ग्राम परसेंट, यानी कि नॉर्मल है 32 से 36 ग्राम परसेंट है। अगर एमसीएचसी बोले तो मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 32 से 36 ग्राम परसेंट है तो नॉर्मल है, और अगर मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो गया है तो हम उसको बोलते हैं इसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्मोक्रोमिक, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नॉर्मोक्रोमिक लिखा हुआ है, यानी कि जो इसके अंदर एमसीएचसी तो क्या रहते हैं, नॉर्मल, अपने रेंज में रहेगा, 32 से 36 ग्राम परसेंट में रहेगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कौन से टाइप का एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक कैसे देखने को मिल रहा है, एमसीएस यानी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो इसके अंदर कम है, सॉरी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है इसके अंदर, नॉर्मल, यानी कि आरबीसी देखोगे, आरबीसी के नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज,
आरबीसी के नंबर क्या हो गए इसके अंदर, डिक्रीज हो गए। अगर एच बी देखोगे तो एच बी लेवल देखने पर आपको पता चलेगा कि ये क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल। और दूसरा पॉइंट, आरबीसी के अंदर ही देखोगे, आरबीसी के अंदर देखोगे, आरबीसी का साइज देखोगे तो आरबीसी का साइज क्या है यहाँ पर, नॉर्मल। इसलिए आरबीसी के साइज के लिए हमने क्या बोल दिया, नॉर्मोसाइटिक। क्या बोला, नॉर्मोसाइटिक। और एच बी लेवल नॉर्मल है, इसके लिए हमने क्या बोल दिया, क्या बोला इसको, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक यानी कि नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक टाइप का एनीमिया होता है कौन, एप्लास्टिक एनीमिया। क्लियर दोस्तों, किस तरह से है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप पीछे एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं इसको। मैंने पीछे की क्लास में आरबीसी के बारे में बताया है, मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है पीछे की क्लास में, तो आप वहां पे जाके एक बार देख सकते हैं। चलिए हम चल रहे हैं नेक्स्ट इसके अंदर, ये बीमारी, बीमारी के अंदर यानी कि इस एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर, एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है। तो ये एप्लास्टिक जो एनीमिया है, क्या ये एप्लास्टिक एनीमिया है, ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, बोन मैरो का डिफेक्ट है। किसका, बोन मैरो का डिफेक्ट है, बोन मैरो का डिफेक्ट है। बोन मैरो में डिफेक्ट होने की वजह से यानी कि हो सकता है यहाँ पर कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बोन मैरो काम नहीं कर रही है। बोन मैरो के अंदर एक्चुअली कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं अनकमिटेड, अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट, अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बोन मैरो के अंदर कुछ सेल हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टीम सेल, यूपीएचएससी। क्या बोल रहे हैं सेल को, यूपीएचएससी। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, इस यूपीएचएससी में क्या हो गया है, डिफेक्ट। क्या हो गया है, डिफेक्ट हो गया है। यानी कि बोन मैरो के अंदर यूपीएचएससी कुछ सेल्स रहती हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है। अब यूपीएचएससी क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो जिसकी वजह से यूपीएचएससी के अंदर यानी कि अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोइट सेल के अंदर क्या बन रहा था, आरबीसी बन रही थी, डब्ल्यूबीसी बन रही थी और प्लेटलेट बन रही थी। प्लेटलेट, इन तीनों की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तीनों की डेफिशिएंसी हो रही है, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। तो दोस्तों याद रखना है पैनसाइटोपिनिया क्या है, पैनसाइटोपिनिया एक वो कंडीशन है जिसके अंदर सारी की सारी ब्लड सेल क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पैनसाइटो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पेनसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट तीनों की कमी हो जाती है क्योंकि बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट हो गया है। बोन मैरो के अंदर वो सेल का डिफेक्ट हो गया है जो आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती है, यानी कि अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल्स अल्टर्ड हो गई हैं, वो फंक्शन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। चलिए देखते हैं इस पैनसाइटोपिनिया के बारे में, क्या है ये पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया यानी कि जो पैनसाइटोपिनिया यानी कि इसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल रही है, पैनसाइटोपिनिया के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आरबीसी के नंबर क्या हो गए, डिक्रीज, आरबीसी के नंबर क्या हो गए, डिक्रीज, डब्ल्यूबीसी के नंबर क्या हो गए, डिक्रीज, और प्लेटलेट के नंबर क्या हो जाते हैं यहाँ पर, डिक्रीज। तीनों ही सेल के नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, यानी कि पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है, पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आपको तो पता होगा जब आरबीसी के नंबर कम होते हैं तो कंडीशन कौन सी होती है, एनीमिया। आरबीसी के नंबर कम हो गए तो कंडीशन कौन सी होगी, एनीमिया होगी।
WBC के नंबर कम हो गए तो मोर चांसेस किसके रहेंगे? मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि WBC हमारे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है, और यहाँ पे WBC है ही नहीं, तो इस कंडीशन में किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों प्लेटलेट का फंक्शन आपको बहुत बखूबी याद है, आपको ये क्या करती है? क्लॉट फॉर्मेशन करने का काम करती है, क्लॉट फॉर्मेशन का काम करती है। यानी कि अब प्लेटलेट कम रह गई है, तो जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिस्क किसका बढ़ेगा? रिस्क किसका बढ़ेगा? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग किसका रिस्क रहेगा? ब्लीडिंग का रिस्क क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। पैनसाइटोपेनिया है, आरबीसी के नंबर कम हो गए, एनीमिया हो गया, डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो गए, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, प्लेटलेट के नंबर कम हो गए, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको? प्लेटलेट के कम नंबर कम हुए तो यानी कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ऐसे पर्सन में जिसको क्या हो गया है? एनीमिया। एनीमिया हो गया है, क्या हो गया इसको? एनीमिया हो गया है। तो अब देखो एनीमिया वाली कंडीशन में क्या होगा? नीचे पेरिफेरल टिश्यू में क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कहाँ होगा ये? इन पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर क्या होगा? हाइपोक्सिया डेवलप होगा, क्योंकि एनीमिया है, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो पेरिफेरल टिश्यू में क्या नहीं पहुंचेगा? हाँ, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से ट्रिगर करेगा हाइपोथैलेमस। क्या ट्रिगर करेगा? ट्रिगर करेगा क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? यहाँ पे ट्रिगर करेगा, और जब हाइपोथैलेमस ट्रिगर करेगा तो मैसेज ट्रांसफर कर देगा किसको? डिफरेंट डिफरेंट जगह को। चलिए देख रहे हैं कहाँ को ट्रिगर करेगा? हाइपोथैलेमस। तो मैसेज ट्रांसफर करेगा किधर? मैसेज ट्रांसफर, मैसेज ट्रांसफर टू किसको मैसेज ट्रांसफर करेगा? कई चीजों को मैसेज ट्रांसफर करेगा, जैसे कि मैसेज ट्रांसफर सबसे पहले किया इसने किसको? लंग्स को। मैसेज ट्रांसफर करेगा लंग्स को, तो लंग्स से बोलेगा भैया ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कुछ करो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। तो लंग्स क्या करेगा? अपनी रेस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देगा, रेस्पायरेटरी रेट को बढ़ा देगा। तो एप्लास्टिक एनीमिया है, किसी भी टाइप के एनीमिया में रेस्पायरेटरी रेट क्या रहती है? ज्यादा। दूसरा, हाइपोथैलेमस मैसेज करेगा किसके लिए? हार्ट के लिए। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कर देगा किसको? हार्ट को। हार्ट क्या करेगा? अपने हार्ट रेट को बढ़ा देगा, यानी कि टैकीकार्डिया करा देगा। क्या? टैकीकार्डिया करा देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तीसरा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? किडनी को जाके स्टिमुलेट कर देगा, और किडनी से बोलेगा कि भैया ऐसे हार्मोन का फॉर्मेशन कर दो, ऐसे हार्मोन का फॉर्मेशन कर दो जिससे क्या हो जाए? आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाए। एरिथ्रोपोइटिन किसको इंक्रीज कराएगा? एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज कराएगा, जिसकी वजह से आरबीसी क्या होगा? आरबीसी के फॉर्मेशन ज्यादा होगा, आरबीसी के फॉर्मेशन होने लगेगा, आरबीसी के नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादा होगा तो। बट आरबीसी के नंबर नहीं बढ़ेंगे यहाँ दोस्तों, याद रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा होगा, लेकिन एरिथ्रोपोइटिन तो बार बार जाएगा बोन मैरो के अंदर। क्या जाएगा? बोन मैरो के अंदर जाएगा, बट बोन मैरो के पास ऐसी एबिलिटी अब है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो? आरबीसी के नंबर बढ़ पाए। यानी कि ब्लड के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? आरबीसी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादा दिखाई देगा। क्लियर दोस्तों? दूसरा हम देख रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की कमी हुई, जिसकी वजह से किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? ऐसे पर्सन को डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? नर्सिंग की प्रायोरिटी होगी आइसोलेट द क्लाइंट। इस क्लाइंट को क्या करना है? आइसोलेट करके रखना है। जनरल वार्ड में इसको एडमिट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आइसोलेशन में रखेंगे इसको। क्लियर दोस्तों? चलिए तो चलते हैं कुछ डायग्नोसिस की तरफ। क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे हम इसके अंदर?
डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो डायग्नोसिस में आपको याद रखना है, हम करेंगे सबसे पहले बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी, चलिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसको, बोन मैरो बायोप्सी। तो बोन मैरो बायोप्सी के अंदर सैंपल लिया जाएगा कहाँ से, बोन मैरो से, है ना। और ये क्या रहेगा, हाँ जी, इसमें क्या रहेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा। इसका क्या रहेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट या कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सी होगी, बोन मैरो बायोप्सी होगी। क्या देखोगे आप इसके अंदर, असिस करोगे, क्या लेबोरेटरी में सैंपल भेज के क्या करोगे, असिस, असिस नंबर ऑफ, असिस नंबर ऑफ अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, इनके नंबर चेक किए जाएंगे। क्या नंबर चेक किए जाएंगे। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है यूपीएचएससी की, याद रखना है 30 से 70%। कितनी, 30 से 70% नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर इफ अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल कम हो जाए, लेस देन 30% से कम हो गई, तो वो इंडिकेट करेंगी इस कंडीशन को क्या हो गया है, इस पर्सन को एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। क्या बताएंगी वो कि इसको क्या हो गया है, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। यूपीएचएससी के नंबर कितने, 30 से 70% होते हैं। अगर यहाँ पे 30% से कम हो गई तो इंडिकेट करेगी एप्लास्टिक एनीमिया। चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर देखेंगे, डायग्नोसिस के अंदर आप और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो डायग्नोसिस में ही आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, आपको हम करेंगे पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। दोस्तों याद आ रहा होगा ये पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोल रहे थे कि इसके अंदर आरबीसी के क्या देखते हैं, नंबर देखते हैं, और नंबर यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, आरबीसी के कम दिखाई देंगे, आरबीसी के नंबर कम दिखाई देंगे पीसीबी के अंदर, पीसीबी के अंदर आरबीसी के नंबर कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। चलिए दूसरा हम देखेंगे, पीसीबी के नंबर आरबीसी के क्या हो गए, कम हो गए। दूसरा डायग्नोसिस पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो मैंने बताया ब्लड के अंदर क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादा होगा, बार बार किडनी से निकलेगा, बट बोन मैरो के ऊपर काम नहीं कर पाए, क्योंकि बोन मैरो के अंदर वो जगह ही नहीं है, रिसेप्टर ही नहीं है, वहां पे तो ऑटो इम्यून हो चुका है। नेक्स्ट आपको याद करना है, इसी के अंदर ध्यान रखना है कि इस पर्सन में क्या दिखाई देगा, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी भी क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। क्लियर दोस्तों, डायग्नोसिस में हमने देखा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा रहता है, प्लास्टिक एनीमिया का, बोन मैरो बायोप्सी रहता है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं इसको, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, स्टीरॉइड्स, क्या देते हैं, स्टीरॉइड्स, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, मेडिसिन का नाम है साइक्लोस्पोरिन, स्टीरॉइड है साइक्लोस्पोरिन है ये, है ना। और इसके साथ में, स्टीरॉइड के साथ में आपको क्या देनी है, एटीजी, क्या देना है आपको, एटीजी देना है, एंटी थाइमोसाइटिक ग्लोबुलिन, एंटी थाइमोसाइटिक ग्लोबुलिन, एंटी थाइमोसाइटिक ग्लोबुलिन देना है आपको, एटीजी देना है आपको। ये क्या करेगा एटीजी, हाँ जो आपने दिया है ये क्या कराएगा, ये एटीजी क्या कराता है, इंक्रीज करा देगा बोन मैरो की, इंक्रीज, इट इंक्रीज, इट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, एक्टिविटी ऑफ बोन, ये इंक्रीज करा देगा बोन मैरो की एक्टिविटी को। जब बोन मैरो की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इतना याद रखना है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट में ही आपको याद रखना है हम क्या करा सकते हैं इसको, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो
ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा देंगे, जिसकी वजह से जो डिफेक्टिव बोन मैरो था वो रिप्लेस हो जाएगा अच्छे बोन मैरो से, और वो क्या करने लगेगा, प्लेटलेट का फॉर्मेशन करने लगेगा। दूसरा, इस पर्सन को कुछ बातें नोट्स करके लिखनी है आपको, इम्पोर्टेंट हैं थिंग्स, जैसे कि इस पर्सन को क्या चल रहा है, इसको क्या हो गया, प्लेटलेट डिक्रीज हो गई है, तो इसलिए इसको क्या नहीं देना है, इस पर्सन को एस्पिरिन नहीं देनी है कभी भी। एस्पिरिन is contraindicated in aplastic anemia. aplastic anemia में एस्पिरिन नहीं देते हैं, क्योंकि प्लेटलेट के नंबर कम है, और एस्पिरिन दे दी तो और ज्यादा ग्रुप नहीं बढ़ेंगे, तो ब्लीडिंग के रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ा देगी, है ना, इसलिए आपको क्या करना है, अवॉइड रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, platelet count and bleeding should be checked at regular interval. Platelets count and WBC level, platelet count and bleeding risk, platelet count and bleeding risk should be checked at regular इंटरवल पर हम क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, किसको, प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग रिस्क, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके इसी के अंदर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है, ग्रेप्स नहीं देने, ग्रेप्स एंड ग्रेप्स जूस is contraindicated with cyclosporin, दूसरा आपको याद रखना है इसके साथ में स्टैटिन्स, और तीसरा याद रखना है आपको फैक्सोफेनाडिन, और ये जो फैक्सोफेनाडिन है आजकल आती है किसके नाम से, एलेग्रा के नाम से आ रही है। तो 3 ड्रग, साइक्लोस्पोरिन के साथ क्या नहीं देना, ग्रेप्स एंड ग्रेप जूस नहीं देना होता है। स्टैटिन्स जो होती हैं, एम्ब्लोस्टैटिन वगैरह जो लिपिड लोअरिंग ड्रग होती हैं, उनके पीछे स्टैटिन लगा होता है, उन सबको नहीं देना। फैक्सोफेनाडिन को ग्रेप जूस के साथ में कभी भी नहीं देते हैं। ग्रेप जूस क्या रहता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ग्रेप जूस क्या रहता है, यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, क्योंकि ये क्या करा देंगी, एब्जॉर्प्शन को क्या करा देती है, डिक्रीज करा देती है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं देते। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको इतनी समझ में आई होगी, छोटी सी क्लास है। इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए। थैंक यू क्लास।